नमस्कार सभी को। ये हमारे एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हमने 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के अध्याय 9 को कवर करने का प्रयास किया है। संभवतः सभी के मन में यह क्वेश्चन हो सकता है कि हमने सबसे पहले अध्याय 9 को ही क्यों शामिल किया। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कक्षा 12वीं के सेकंड टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं और इस टर्म में इतिहास का जो सिलेबस है वह 9वें अध्याय से ही शुरू किया गया है। हम एनसीईआरटी के सभी विषयों को सिलसिलेवार ढंग से कवर करने वाले हैं, मगर 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले उन्हीं अध्यायों को कवर करेंगे जो सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो ये इतिहास का 9वां अध्याय है, ये मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है और ये जो अध्याय का नाम दिया गया है इसमें दिया गया है शासक और इतिवृत्ति। दरअसल ये मुग़ल दरबार से रिलेटेड है और लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जो भी मुग़ल शासनकाल में घटनाक्रम हो रहे थे उसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे इस माध्यम से। इसमें अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ मौलिक प्रश्न हैं, एक बार उन पर विचार कर लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हम मुग़ल दरबार से रिलेटेड जो घटनाक्रम होते थे उनके बारे में जानेंगे। मुग़लों के शासनकाल के दौरान जो त्यौहार मनाए जाते थे या विभिन्न प्रकार की जो चाहे वो तुलादान हो, नवरोज़ त्यौहार हो या झरोखा दर्शन पद्धति हो, इन सब बारों में इन सारे चीज़ों के बारे में हम एक सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुग़ल शासन या मुग़ल राजवंश के अंतर्गत जो स्त्रियाँ थी, जो हरम के अंतर्गत आती थी, वो स्त्रियाँ क्या शासन प्रशासन में कोई रोल निभाती थी, क्या उनका कोई इम्पोर्टेंस है शासन प्रशासन के अंतर्गत, इसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या वो केवल शासन प्रशासन या हरम तक सीमित थी या वहाँ से निकल के वो व्यापार कार्यों में भी संलग्न थी, क्या स्थापत्य में उनका क्या योगदान रहा है, क्या लेखन कला में भी उनका कोई योगदान रहा है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो आज के इतिहासकार हैं, जहाँ से हमको जानकारियाँ मिलती हैं मुग़ल राजवंश के बारे में, उन्होंने ये जानकारियाँ कहाँ से कलेक्ट की हैं। क्या मुग़ल राजवंश के दौरान कोई भी ऐसा इतिहासकार था जिसने ऐसी ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी जो आज हमको प्राप्त हो सके। क्या केवल लेखन कला से ही हम उस टाइम पीरियड को जानने का जो हमारा जरिया है, क्या यही है, क्या लेखन कला ही एक जरिया है, या इसके अलावा चित्रकला, स्थापत्य कला इत्यादि भी हो सकते हैं। तो एक सिलसिलेवार ढंग से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो अध्याय 9 है, उस अध्याय का जो शीर्षक है वो है शासक और इतिवृत्त। मुग़ल दरबार से रिलेटेड है और लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के बारे में इसमें जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। अब अगर हम अध्याय के नाम को देखें, शासक और इतिवृत्ति। शासक हमको पता है, राजा, किंग, सुल्तान, बहुत सारे नाम हैं, जनरली हम सभी जानते हैं शासक क्या होता है। लेकिन ये इतिवृत्ति क्या होता है? तो इतिवृत्ति का अर्थ होता है कि मुग़ल शासकों के शासन व प्रशासन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को जो इतिहासकार थे, जो दरबारी इतिहासकार थे, उनके द्वारा लिपिबद्ध किया गया था और इन्हीं लेखन कार्यों को इतिवृत्ति का नाम दिया जाता है। ठीक है। जो उस समय मुग़ल दरबारी इतिहासकार थे, उन्होंने उस समय के जो राज दरबार के या शासन प्रशासन के घटनाक्रम होते थे, उनके विभिन्न तथ्य होते थे, उन्हीं को जो है एक लिपिबद्ध किया, लिखा उसको, और ये जो लेखन कार्य है इसी को क्या कहा गया है? इतिवृत्ति कहा गया है। जो आधुनिक इतिहासकार है, मॉडर्न हिस्टोरियन है, ये जो मूल पाठ, क्योंकि ये इन्होंने सबसे पहले लिखा तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? मूल पाठ बोल रहे हैं। तो ये जो मूल पाठ है इसको आधुनिक इतिहासकार क्या कहते हैं? इसको क्रॉनिकल्स का नाम देते हैं। क्रॉनिकल्स यानी इतिवृत्ति या इतिहास। ठीक है, मूल पाठ। अब इन इतिवृत्ति में क्या है? ये बादशाहों के समय की घटनाओं का लेखा जोखा इनसे हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इतिवृत्ति में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा प्राप्त होता है। एक चीज़ और कि ये ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? जो इतिवृत्ति है, क्रॉनिकल्स है, ये हमारे लिए क्यों इतने इम्पोर्टेंट है?
तो हम देखते हैं कि इतिहास लिखने के जो इच्छुक विद्वान हैं उनके लिए स्रोत का काम करती हैं। अगर हम, आप या कोई भी इतिहासकार मुगल राजवंश से संबंधित कुछ भी लिखना चाहता है तो जो उसका प्राइमरी सोर्स होगा वो क्या होगा, ये यही इतिवृत्त होंगे जो दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए। इसके अलावा ये मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना है, यानी वहाँ से जो मुगल राज्य की जितनी भी संस्थाएं थी उनके बारे में जो भी आंकड़े हमको मिलते हैं, जो भी तथ्यात्मक सूचनाएं मिलती हैं, उसका सोर्स क्या है, यही इतिवृत्ति हैं। इसीलिए ये आज के इतिहास लेखन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इसका जो इतिवृत्तों का उद्देश्य होता था कि ये मुगल शासकों की विचारधाराओं और योजनाओं को प्रचारित करना होता था। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए शासक या राजा या मुगल शासक जो है वो क्या सोचता है, ये कौन बताएगा, ये यही इतिवृत्तों के माध्यम से बताया जा रहा था कि वहाँ पे क्या नाम है, वहाँ विकास संबंधी कौन से कार्य राजा करना चाहता है, मस्जिद बनवाना चाहता है, वहाँ पे टैक्स कैसे लेना है उसको, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, ये इतिवृत्ति के माध्यम से बताई जाती थी वहाँ पे। अब हमने शासक और इतिवृत्ति तो समझ लिया, हमने ये भी देख लिया कि हम मुगल साम्राज्य के बारे में या मुगल राजवंश के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुगल राजवंश है क्या, ये कहाँ से आया मुगल राजवंश, क्योंकि इसके पहले तो भारत में हमको ये चीज़ें नहीं सुनने को मिलती हैं। तो हम इसकी पृष्ठभूमि को देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर भारत में ये मुगल राजवंश आया कहाँ से। तो जब हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि एक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम का व्यक्ति था, एक शासक था, जिसने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया, पानीपत के युद्ध में, और भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की। तो ये जहीरुद्दीन बाबर आया कहाँ से था, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ से इसकी पृष्ठभूमि जानने का प्रयास करते हैं कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहाँ से आया था, वहाँ पे क्या था, ये किस प्रकार से वहाँ काम कर रहा था, ये यहाँ तक आने का उसका सिलसिला कैसे रहा, उसके बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था, फरगना नामक स्थान पे, जो कि तुर्की में था। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था, शेख उमर शेख मिर्ज़ा, और माता का नाम था कुतुलुग निगार। मुगल जो है, ये बाबर जो है खुद को तैमूरी कहता है। अब तैमूरी क्या है, दरअसल ये पितृ पक्ष से, मतलब पिता की तरफ से ये तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, और उसका नाम जो है महान विजेताओं में शामिल किया जाता है। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने, कब, 1398 ईस्वी में। ठीक है ना, और इसी वंश से, मतलब अगर पिता के पक्ष से देखें तो बाबर जो है ये तैमूरी वंश का था, यानी तैमूर का वंशज था। ठीक है, उसी तरह हम इसकी माता का नाम देखते हैं, इसकी माता का नाम क्या था, कुतुलुग निगार था। तो माता की तरफ से ये मंगोल था। ठीक है, लेकिन ये खुद को तैमूरी कहता है। कारण क्या है, ये पहला जो मुगल शासक है बाबर, ये चंगेज खां का संबंधी था। चंगेज खान मंगोल शासक था, और बाबर जो स्वयं तुर्की भाषा बोलता था, उसने एक किताब लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। इसमें उसने क्या लिखा, इसमें उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में लिखा है, उल्लिखित किया है। ठीक है, मंगोलों क्या लिखता है, ये लिखता है कि एक बर्बर गिरोह हैं जो केवल दूसरों को मारने में विश्वास करते हैं, युद्ध लड़ने में विश्वास करते हैं, इसके अलावा इनको और कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 1494 में, 1483 में ये पैदा हुआ था, और 1494 यानी मात्र 11 साल की आयु में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और ये क्या होता है, फरगना का शासक बनता है। केवल 11 साल इसकी उम्र थी, बहुत ही कम उम्र में ये क्या करता है, फरगना का शासक बन जाता है, जहाँ पर यह 1494 से 1502 तक समरकंद और तुर्की पर शासन करता है। आगे मैप में आपको दिखाऊंगा कि समरकंद कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1494 से लेके 1502 तक, यानी कुल 8 सालों तक ये क्या करता है, ये समरकंद और तुर्की पर शासन करता है। उसके बाद 1502 में, ठीक है, 1502 ईस्वी में
1502 में क्या होता है, 1502 ईस्वी में एक युद्ध होता है, सर्रिय पुल का युद्ध, ठीक है ना। कहाँ पे, ये इसी के जो इसका साम्राज्य था इसी के अंतर्गत होता है, जिसको बोलते हैं सर्रिय पुल का युद्ध। इसमें दो पार्टियां शामिल होती हैं, सीधी सी बात है कि बाबर तो शामिल रहेगा क्योंकि बाबर के खिलाफ हो रहा है, और इसके अलावा जो उज्बेक शासक होता है सैबानी खान, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें बाबर हार जाता है और वहाँ पर इसको अपना जो साम्राज्य होता है वो छोड़ के अफगानिस्तान की तरफ कूच करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये वहाँ से आता है और उसके बाद 1504 में काबुल और कंधार, जो कि अफगानिस्तान के पार्ट हैं, ठीक है ना, काबुल और कंधार या कंधार, ठीक है ना, यहाँ पर ये शासन करता है 1504 में। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत पर 1519 में बाबर का पहला आक्रमण होता है सिंध क्षेत्र में, बाजौर पर यह आक्रमण करता है। ये भारत पर बाबर का पहला आक्रमण है, 1519 ईस्वी में बाजौर सिंध पर यह आक्रमण करता है। इसके बाद 2021 में 1520-21 के दौरान हम देखते हैं कि सिंध और कश्मीर पर बाबर ने 3 और आक्रमण किए थे, इसके बारे में भी देखने को मिलता है। एक और चीज़ जो यहाँ पे छूट गई वो ये कि 1523 में ये लाहौर पर आक्रमण करता है और उस पर अधिकार जमा लेता है, जहाँ पर इसको जो लाहौर की जनता होती है इसको कलंदर की उपाधि देती है, ठीक है। कौन सी उपाधि देती है, कलंदर की उपाधि देती है। अब ये 1523 की बात करें अगर हम, तो ठीक है ना, 1523 ठीक है ना, 1523 थोड़ा सा इतना आदत नहीं है तो आप समझ जाइएगा। 1523 में क्या करता है ये, लाहौर पर ठीक, लाहौर पर ये अधिकार कर लेता है, ठीक है, समझ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख शासकों के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके प्रमुख शासक रहे हैं जिनके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो मुगल वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि जो पहला शासक था इसका, उसका नाम क्या था, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध यानी अप्रैल 1526 में बाबर ने लोधी शासक इब्राहिम लोधी को हराया और मुगल सत्ता की स्थापना की, ठीक है ना। एक लोधी वंश था जो सल्तनत काल के अधीन आता है, सल्तनत वंश के दिल्ली सल्तनत के अधीन आता है। उसी लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसी को बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में, अप्रैल 1526 में पराजित किया था और भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। इस युद्ध में बाबर की जीत का जो कारण था वो दो कारण था। पहला कि इस युद्ध में उसने तुलगामा नीति का उपयोग किया था और तोप की उस्मानी पद्धति का यूज़ किया था। अब ये तुलगामा नीति क्या होती है, इसमें होता ये है कि दोनों तरफ जो युद्ध क्षेत्र होता है उसको दोनों तरफ खाई खोद दी जाती है और सामने क्या किया जाता है, बैलगाड़ियों को रस्सी से, कच्ची रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि सामने वाले पार्टी जो है, सामने वाला दल जो है अगर आक्रमण करे तो पूरा पहला आक्रमण जो है किस पे हो, वो बैलगाड़ियों पे हो ताकि सुरक्षित हो जाएं। उस्मानी पद्धति से तात्पर्य ये होता है कि इसमें तोपों को सेना के सामने रख के युद्ध किया जाता है, ठीक है। तोप को क्या किया जाता है, सेना के सामने रख के युद्ध किया जाता है, जिससे तोपों में गतिशीलता बनी रहती है। और इसके अलावा उस्मानी पद्धति के अंतर्गत रात में ही युद्ध किया जाता है, रात में ही आधी रात को युद्ध स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। और इस युद्ध में बाबर को दो प्रमुख तोपचियों का सहयोग प्राप्त हुआ जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये दो प्रमुख जो है पद्धति है, इसका प्रयोग इसने किया था और इसके कारण बाबर को पानीपत के युद्ध में जीत हासिल हुई थी। एक चीज़ हम और देखते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है ना, हालांकि बाबर कहता है कि उसने बाजौर में पहली बार तोप और बारूद का इस्तेमाल किया था, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध था इसमें बाबर ने पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग किया था। संभवतः ये भारत में पहला प्रयोग है तोप और बारूद का।
अब इसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं कि बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो अलग अलग पॉइंट, कुछ लोग बोलते हैं कि दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था, और क्या नाम है, राणा सांगा ने इनवाइट किया था। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन कहीं हम एक चीज़ जानते हैं कि कोई भी शासक केवल किसी के इनवाइट कर देने से किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता है। तो हम जानते हैं क्योंकि बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था, और उसके जो पूर्वज थे तैमूर लंग, उन्होंने दिल्ली पर एक बार आक्रमण किया था 1398 में। उन्हीं से प्रेरणा लेके ये भी भारत पे अपना अधिकार जमाना चाहता था, अधिकार करना चाहता था, और इसी में जो है दो लोगों ने उसका सहयोग किया। पहला हम जानते हैं जो कि लोधी वंश का ही एक सूबेदार था, लोधी साम्राज्य का एक सूबेदार था पंजाब में, जिसका नाम था दौलत खां लोधी। पंजाब का सूबेदार था ये। उसने बाबर को आमंत्रित किया था लोधी पे आक्रमण करने के लिए, लोधी साम्राज्य पे आक्रमण करने के लिए, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। और बाबर अपनी पुस्तक तुजु के बाबरी में ये चीज़ लिखता है कि जो राणा सांगा, जिसका असली नाम संग्राम सिंह है, राणा सांगा ने उसको मदद का आश्वासन दिया था युद्ध के दौरान कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो राणा सांगा क्या करेगा, बाबर की मदद करेगा। ये आश्वासन किसने दिया था, ये राणा सांगा ने दिया था। कि 1526 में जब इसने मुगल राजवंश की स्थापना कर दी भारत में, उसके बाद 1527 में एक और युद्ध होता है 1527 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं खानवा का युद्ध। ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। दरअसल इसमें बाबर ने इल्ज़ाम लगाया राणा सांगा पे कि इसने मुझको मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन जब युद्ध हुआ तो राणा सांगा ने वहाँ पे मदद नहीं दी हमको, ठीक है। इसी का बहाना लेके वो राणा सांगा के ऊपर आक्रमण करता है और युद्ध होता है। क्योंकि राणा सांगा बहुत ही पावरफुल शासक होता है, तो बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, यानी काफिरों को मारने का। जिहाद का मतलब क्या होता है, गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की इसने, और इसमें उसकी जीत हासिल हुई, बाबर को जीत हासिल हुई, और उसके बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है ना। 1527 का खानवा युद्ध किस लिए जाना जाता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। अब चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ। अब मेदिनी राय कौन था, दरअसल जब खानवा का युद्ध हो रहा था तो इसमें राणा सांगा की तरफ से मेदिनी राय ने, ठीक है ना, मेदिनी राय ने क्या किया था, सहयोग किया था। मालवा का शासक था ये मेदिनी राय, मालवा का शासक था, और इसने राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ा था, जिससे बाबर इससे क्रोधित था, और इसने फिर 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ युद्ध लड़ा। इसमें भी बाबर को जीत हासिल होती है, और बाबर अपनी पुस्तक में लिखता है कि पहली बार बाबर ने जौहर इसी युद्ध के बाद देखा था। जौहर हमको पता है, जिसमें जब राजा हार जाता है तो उसकी रानियाँ या रानीवास की जितनी भी महिलाएं होती हैं वो अग्निकुंड बनाकर उसी में जान दे देती हैं, जलती चिता में कूद जाती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जौहर बोलते हैं। इसके बाद 1529 में एक घग्घर का युद्ध होता है। घग्घर का युद्ध क्या होता है, दरअसल इसमें बाबर और महमूद लोधी, ठीक है ना, बाबर और महमूद लोधी के बीच में युद्ध होता है। अभी महमूद लोधी कौन था, इसने अफगानों का नेतृत्व किया था, क्योंकि लोधी राजवंश जो था वो एक अफगान राजवंश था, और इसमें जितने भी लोग बच गए थे, ठीक है ना, जितने भी सैनिक बच गए थे, और ये इसका चचेरा भाई था, इब्राहिम लोधी का महमूद लोधी चचेरा भाई था, और ये दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, इसीलिए इसने घग्घर की लड़ाई में जो है बाबर के साथ युद्ध किया। हालांकि इसके बाद यह हार जाता है। बाबर के बारे में एक तथ्य और ये है कि 1529 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई, और इसका मकबरा जो है काबुल में बनाया गया, ठीक है। बाबर ने पादशाह, कलंदर और गाजी, ये 3 उपाधियां धारण की थी अलग अलग स्थानों पर, ठीक है। और इसके अलावा इसने एक आत्मकथा लिखी जो कि तुर्की भाषा में है, जिसका नाम है तुजु के बाबरी। अगर हम बाबर के साम्राज्य पे एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि बाबर ने जिन क्षेत्रों को जीता था, ठीक है ना, वो ये बाबर के अंडर में मुगल साम्राज्य है, ठीक है ना, जिसमें काबुल और कंधार से लेके इसका जौनपुर तक हमको शासन देखने को मिलता है बाबर का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हुमायूं का शासनकाल, नसीरुद्दीन हुमायूं, जिसने 1530 से लेके 1540 तक, और उसके बाद 1555 से 56 तक 1 साल और
यानी टोटल 11 सालों तक शासक रहा ये। और इसका जन्म जो है 1508 में काबुल में हुआ था, और 20 जून 1539 को, ठीक है ना, एक युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी आमने सामने होते हैं। शेरशाह सूरी जो कि बाद में सूरवंश का संस्थापक होता है, और ये मुख्यतः बिहार का सूबेदार होता है अपने टाइम में, और इन दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें हुमायूं हार जाता है। ठीक है, इसके हारने का जो प्रमुख कारण था वो ये कि बाबर ने अपने मरने से पहले हुमायूं को ये बात कहा था कि मेरे मरने के बाद जब तुमको सत्ता प्राप्त होगी तो तुम क्या करना, उसका सभी भाइयों में बंटवारा कर देना। ये दरअसल एक तैमूरी पद्धति थी जिसमें जो शासक बनता है वो अपने सभी भाइयों को बराबर बराबर हिस्सों में, हालांकि शासक कुछ ज़्यादा हिस्सा रखेगा लेकिन बाकी भाइयों में भी अपने राज्य का बंटवारा कर देता है। तो यहाँ पे हुमायूं जो है ये कमज़ोर हो गया था और चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार जाता है। ठीक है, इसके बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ही होता है। और इसके बाद हुमायूं को यहाँ पे जब हार मिलती है उसके बाद इसको सत्ता छोड़नी पड़ जाती है मजबूरीवश, और इसको भागना पड़ता है यहाँ से। और ये जो है ये सफावी शासक, जो ईरान का सफावी शासक था, वहाँ पर जाके शरण लेता है, लेकिन वहाँ से फिर से अपनी सेना उना इकट्ठा करता है और वापस आकर ये जो है आक्रमण करता है। जो उस समय सूरवंश होता है 1955 में वापस आता है, और जो सूरवंश होता है, सूरी वंश होता है, उस पर आक्रमण करता है। और उसका जो अंतिम शासक था सिकंदर शाह सूरी, उसके बीच में और हुमायूं के बीच में सरहिंद का एक युद्ध होता है 1555 ईस्वी में। इसमें हुमायूं की जीत होती है और मुगल वंश की दोबारा भारत में वापसी होती है। लेकिन 1556 में ही इसके शासक बनने के 1 साल बाद दोबारा से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि हुमायूं पूरे जीवन अपने लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए गिरकर मर गया। ठीक है ना, तो ये जो पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी, इसी के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। अब हुमायूं की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र था अकबर, ठीक है ना, वो राजा बनता, जिसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 1556 से 1605 तक इसने भारत पर शासन किया मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। अब अकबर को हम जानते हैं मध्यकालीन इतिहास के दौरान एक महान शासक के रूप में हमने देखा है, इसीलिए इसको अकबर महान भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसकी धार्मिक नीतियाँ हों, साम्राज्य विस्तार हो, या विभिन्न क्षेत्रों में इसके द्वारा किए गए काम हो, ये सारी चीज़ें जो है इतनी उल्लेखनीय हैं कि इसको महान शासक की उपाधि से नवाजा जाता है। इसका जन्म अमरकोट राजस्थान में हुआ था 1542 ईस्वी में, जब हुमायूं कन्नौज का युद्ध हार के भाग रहा होता है। उसी दौरान एक हिंदू राजपूत परिवार में इसका जन्म होता है अमरकोट में। और ये अकबर जो है इसको मुगल राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना, 3 चीज़ें इसके टाइम पीरियड की बड़ी फेमस है। एक सुलह कुल की नीति, यानी सभी धर्मों को मिला के इसने एक धर्म बनाया था जिसको दीन इलाही भी कहा जाता है। ठीक है ना, और इसका कहना था कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें हैं। और सुलह कुल जो है इबादत खाना या इबादत घर की एक परिणाम था। इबादत घर इसने एक बनवाया था फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत। फतेहपुर सीकरी में इसने अपनी राजधानी बनवाई थी और वहीं पे इसने एक इबादत खाना बनवाया था जिसमें विभिन्न धर्मों के जो गुरु होते थे उनके साथ बैठकर ये वाद विवाद करता था, अपने जो आध्यात्मिक प्रश्न होते थे उनका जवाब खोजने की कोशिश करता था। ठीक है, उसके बाद इसके टाइम पीरियड में हम एक महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ठीक है ना, इसमें अकबर के जो सेनापति थे वो कौन थे, वो थे बैरम खान। ठीक है, इसके टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार जो है वो औरंगजेब के टाइम पीरियड में, लेकिन सबसे पहले जो साम्राज्य विस्तार के रूप में जाना जाता है वो अकबर जाना जाता है। ये जो हम क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक ना, ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो डार्क ग्रीन है ये क्या है, ये अकबर का क्षेत्र था। ठीक है ना, यहाँ तक अकबर का साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं इसकी मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु के बाद इसका जो बेटा होता है जहांगीर, ठीक है ना, वो शासक बनता है और ये 1605 से 1627 तक, 1605 से 1627 ईस्वी तक मुगल राजवंश का शासक होता है। और इसका जो नाम है, इसका जो काल है, ये कला के लिए विशेष उल्लेखनीय काल है। और इसके टाइम पीरियड में इसकी जो पत्नी थी नूरजहाँ,
जिनका शासन प्रशासन में बड़ा हस्तक्षेप होता था, उनके लिए हम इसको जानते हैं। इसके नाम के विषय में हम जानते हैं कि जो इसका बचपन का नाम सलीम था, और ये सलीम किस लिए रखा गया था, क्योंकि अकबर एक सूफ़ी संत थे शेख सलीम चिश्ती, जिसका उसने मकबरा भी बनवाया था फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत, उनसे बड़ा प्रभावित था और उन्हीं के नाम पर इसने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। ठीक है। जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी जहांगीरनामा के नाम से, और ये जो है ये फ़ारसी भाषा में। ठीक है। इसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक ये मुग़ल राजवंश का शासक होता है, और इसके बचपन का नाम खुर्रम था, और इसके काल को, इसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है ना। इसी के टाइम पे हम देखते हैं शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में जो है अपने ताजमहल का निर्माण करवाया था आगरा में यमुना नदी के किनारे। और इसने अकबर की तर्ज पर अपना जो है अपने शासन काल का इतिहास विवरण लिखने के लिए एक इतिहासकार को नियुक्त किया था, जिसका नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी, और इसने बादशाहनामा की रचना की। लेकिन बाद में बादशाहनामा को, क्योंकि हम देखते हैं कि शाहजहां का शासनकाल 30 सालों तक था, इसमें 10-10 सालों के 3 खंड बनाए गए थे, जिसमें 2 खंड तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने पूरा कर लिया था, लेकिन तीसरा खंड ये नहीं पूरा कर पाया था, जो इसके एक शिष्य ने पूरा किया था। ठीक है। इसके अलावा हम जो अंतिम महान शासक की अगर हम बात करें मुग़ल राजवंश के अंतर्गत, तो औरंगजेब का नाम आता है, जिसने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। और इसके शासनकाल में हम देखते हैं कि मुग़लों का जो भौगोलिक विस्तार है वो सबसे ज़्यादा हुआ था। इसको अंतिम महान मुग़ल शासक की संज्ञा दी जाती है, और इसने दक्कन क्षेत्र पर, जो साउथ का दक्कन क्षेत्र है, उस पर इसने विजय हासिल की थी। और इसने जो है हम जानते हैं कि शासक बनने के लिए इसने एक युद्ध लड़ा था, जिसको बोलते हैं सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में, जो कि दारा शिकोह जो शाहजहां का बड़ा बेटा था, यानी औरंगजेब का भाई था, और औरंगजेब, दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, और इसी को बोलते हैं सामूगढ़ का युद्ध, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था। ठीक है। इसके मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने इसकी जो जीवनी लिखी है आलमगीर नामा से, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जानते हैं, और उसकी जो जीवनी है उसको आलमगीर नामा कहा जाता है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अगर भौगोलिक विस्तार किसी के टाइम पीरियड में हुआ है तो कौन था, वो औरंगजेब रहा है। ठीक है ना। इसलिए बहुत ही महान शासक ये भी माना जाता है, लेकिन क्योंकि अपने धार्मिक नीतियों को लेकर बड़ा कट्टर था, इसलिए जो है आज के डेट में भी औरंगजेब विवादास्पद शासक बना हुआ है। मुग़ल राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, वो थे बहादुर शाह जफ़र, जिन्होंने 1837 से 57 तक शासन किया था। और मुग़ल राजवंश के अंतर्गत हम देखते हैं ये अंतिम शासक हुए, अंतिम मुग़ल शासक हुए, और इन्होंने 1857 में जो भारत में क्रांति हुई थी, जिसको भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति कहा जाता है, भारत की प्रथम क्रांति कहा जाता है स्वतंत्रता के लिए, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है यंगून म्यांमार में। ठीक है ना। इसमें जब 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों द्वारा दबा दिया जाता है, तो इनको भारत से निर्वासित करके म्यांमार में, यानी उस समय बर्मा में भेज दिया जाता है, जहाँ पे 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफ़र जो है एक बहुत ही अच्छे शायर के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है ना। बहुत अच्छी शायरी लिखते थे, इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रमुख हमारे इस अध्याय के अंतर्गत जो प्रमुख शासक रहे हैं, उनके बारे में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और ये हमारा पहला वीडियो आज का फ़िलहाल इतना ही। बाकी इसका जो है अगला पार्ट वो 2 या 3 दिनों के अंतर्गत दोबारा से इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से शिक्षण कार्यों से जुड़ सकें। थैंक यू।